यस सर। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। जो हमारे पास जनरल सेकंड ऑर्डर जो हमारे पास सिस्टम था, उसमें हमने दो मेन जो थी वो क्वांटिटीज़ को डिफाइन किया था, क्वालिटेटिव क्वांटिटीज़ को या क्वालिटेटिव स्पेसिफिकेशंस। उसमें एक हमारे पास ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो कि जब अनडैम्प्ड होता है सिस्टम, ठीक है, तो सिस्टम का रिस्पांस जब अनडैम्प्ड हो तो नेचुरल रिस्पांस हो उसमें, यानी उसमें कोई आपने डिकेइंग एलिमेंट ना हो, तो उस वक्त जो उस रिस्पांस की फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दूसरा था डैम्पिंग रेशियो, विच वाज द रेशियो ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज। एक थी उसके न्यूमरेटर में हमारे पास थी एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी और डिनोमिनेटर में थी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जीटा, जिसको हमने नाम दिया था। और उसको यूज करते हुए फिर हमने ये देखें ये सिस्टम बना लिया था। वैसे था बी ओवर एस के प्लस ए बी प्लस बी, और फिर जीटा में अगेन की फॉर्म में ये सिस्टम बन गया था। इसमें भी फिर फर्दर हमने कुछ परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन थी, जिसमें पीक टाइम था, राइज टाइम था, सेटलिंग टाइम था, वो फाइंड करने थे। तो पीक टाइम फाइंड करने के लिए सिंपल जो डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखें तो आपको पता है आंसर आ जाता है। कोई भी फंक्शन है उसका अगर आपने पीक पीक टाइम क्या होता है कि जिस टाइम पे उस फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है, तो उस पॉइंट से जब आप एक टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो पीक टाइम होगा, यानी ऐसा टाइम जहाँ पे फंक्शन जो है वो अपनी पीक वैल्यू अचीव कर लेता है। ठीक है, तो वो फाइंड करने के लिए हमने सिंपल क्या किया कि एस सी एफ एस किस चीज़ को डिनोट करता है, डेरिवेटिव को। ठीक है, और फिर उसका आपने डेरिवेटिव का लेप्लास ले लिया, तो ये आपके पास एस सी एफ एस है, इसका लेप्लास ले लिया। ठीक है, और फिर उसका बाद में लेप्लास इन्वर्स लिया तो ये डेरिवेटिव आ गया टाइम डोमेन में, क्योंकि एस सी एफ एस असल में क्या होता है, डेरिवेटिव विद वेरी रिस्पेक्ट टू। और फिर उसका बाद में लेप्लास दोबारा ले तो ये चीज़ बन जाएगी, क्योंकि डेरिवेटिव का लेप्लास लेंगे तो क्या चीज़ बन जाएगी। तो ये जब आपके पास डेरिवेटिव आ गया है तो इसको इक्वल टू ज़ीरो रखें। सिंपल इक्वल टू ज़ीरो रखने का मतलब है ये चीज़ तो वैसे ही कांस्टेंट है, ये तो ज़ीरो हो जाएगी। इसको सी डॉट टी को ज़ीरो के इक्वल रखना है ना आपने। तो सिमिलरली ये भी, इसमें भी दो, ये दो साइन फंक्शन है और एक ये एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन है। और ये जो डिके फंक्शन है ये तो ज़ीरो तब होगा जब टाइम इन्फिनिटी होगा, टी की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो फिर वो पॉसिबल नहीं, तो इसको ज़ीरो रखना पड़ेगा। तो साइन ज़ीरो होता है पाई के मल्टीपल पे, फर्स्ट मल्टीपल सेकंड एन वन टू थ्री एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमने टी जो है वो निकाल लिया, टी इज इक्वल टू दिस। और एन ज़ीरो पे एन को ज़ीरो रखें तो टी का आंसर ज़ीरो आ जाएगा। टी का आंसर ज़ीरो आने का मतलब है कि इनिशियली क्या सिचुएशन है, तो इनिशियली रिस्पांस ज़ीरो है। ये देखें सी एफ टी, टी ज़ीरो पे मिनिमा आया हुआ है इस फंक्शन का। जो रिस्पांस भी तो एक फंक्शन है ना, उसका मिनिमा आया हुआ है। हमें चाहिए मैक्सिमा कि जहाँ पे पीक वैल्यू आती है, तो एन को वन जब रखेंगे तो उस वक्त का जो टाइम होगा उसे कहेंगे पीक टाइम। तो ये पीक टाइम कैलकुलेट हो गया था। हालांकि लास्ट टाइम ये करवाया हुआ, फिर भी मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ। परसेंटेज ओवरशूट क्या होता है कि आपका जो रिस्पांस है वो स्टेडी स्टेट वैल्यू से कितने परसेंट जो है वो शूट कर रहा है। तो वो आप फाइंड करने के लिए रिस्पांस की पीक वैल्यू फाइंड कर लें और स्टेडी स्टेट वैल्यू फाइंड कर लें, डिवाइडेड बाय स्टेडी स्टेट मल्टीप्लाई 100, तो ये परसेंटेज ओवरशूट आ जाएगी। जैसे कि इस केस में ये स्टेडी स्टेट वैल्यू है सी फाइनल। ठीक है, ये देखिए नजर आ रहा है, और ये वाला ये आपकी पी सी मैक्स है। और ये जो है सेटलिंग टाइम के लिए निकाला हुआ है। जब आपका सेटलिंग टाइम क्या होता है कि जब आपके जो रिस्पांस है वो से स्टेडी स्टेट का 98% रह जाए या 102% रह जाए, तो उस वक्त का जो टाइम होगा वो सेटलिंग टाइम होगा। और ये जो पीक वैल्यू पे जो टाइमर है ये पीक टाइम है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। राइज टाइम का आपको पता ही है, जब आपका जो रिस्पांस है
वो स्टेडी स्टेट वैल्यू के 10% से शुरू हो और 90% तक जाए, तो उस दौरान जो टाइम रिस्पॉन्स यूज करते हैं उसे हम राइज टाइम कहते हैं। तो बस उसी तरह सी मैक्स माइनस सी फाइनल कर दिया इंटू 100। तो अब हमें सी मैक्स चाहिए। सी मैक्स के लिए आपको पता है जो रिस्पॉन्स आया हुआ है हमारे पास, इसमें टी की जगह टी पी रखेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम पीक वैल्यू चाहिए ना रिस्पॉन्स की, तो टी की जगह टी पी रखेंगे। इस इक्वेशन में टी जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे टी पी पुट कर दें तो सी मैक्स आ जाएगा। तो जब सी मैक्स आ गया आपके पास, ये वाली वैल्यू आ गई। और स्टेडी स्टेट वैल्यू यानी फाइनल वैल्यू तो आपको पता ही है वो 1 होती है, क्योंकि स्टेप फंक्शन आपने इनपुट पे दिया हुआ है। तो इस तरह ओवरशूट का फार्मूला आपके पास ये निकल आया। तो अगर ओवरशूट गिवन है, ये तब ओवरशूट निकलेगी अगर आपको जीटा गिवन है, ठीक है। लेकिन अगर ओवरशूट गिवन है, जीटा निकालना हो, फिर जाहिर बात है आप नेचुरल लॉग लेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। फिर सेटलिंग टाइम का ये फार्मूला है 4/जीटा में। अगेन इसको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है सेटलिंग टाइम कब होता है, जब जो साइनोसाइड है आपका सी टी के अंदर जो साइनोसाइड है वो उसकी वैल्यू जो है वो 98% रह जाए ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, स्टेडी स्टेट वैल्यू की। तो 98 का मतलब है कि टोटल जो वैल्यू है उसमें से 98 माइनस कर देंगे। 98% तो जो 2% रह जाएगा, तो उसको अगर परसेंट खत्म करें तो 0.02 बन जाता है। यहाँ से जो टाइम निकलेगा बाद में, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में वो कहता है कि न्यूमरेटर जो है उसका आंसर में वेरी कर सकता है 3.91 से 4.74। तो जनरली हम जो है 4 ले लेते हैं, लॉग वाली जो टर्म है उसका आंसर। तो 4/जीटा ओमेगा ना। तो उसके बाद राइज टाइम का वो कहता है कि कोई पेट फार्मूला नहीं है, उसके लिए टेबल यूज करना पड़ता है। डैम्पिंग रेशियो गिवन होगी, वहां से आप सामने देख लेंगे। अगर अगर टेबल में गिवन नहीं आ गई तो सम टाइम आपको इंटरपोलेशन भी करनी पड़ जाती है। इंटरपोलेशन का पता है ना आपको? हम्म। स्लोप वगैरह निकाल सकते हाँ हाँ हाँ, इंटरपोलेशन। लेट से आपको जीटा वो गिवन है 8 पॉइंट, ये 8 और 9 पे वैल्यूज गिवन है ना राइज टाइम की। ये यानी जीटा जब 0.8 हो या 0.9 हो, तो अगर जीटा आपका 0.87 है लेट से, तो आपको इन दो वैल्यूज में इंटरपोलेशन करनी आती है ना, हैं। वो यस आप सर, कर की लेंगे। तो है पहले। हाँ वो कर लेंगे आप। सो इसी तरह जैसे ये प्रॉब्लम है, ये जी एफ एस गिवन है, आपने पीक टाइम फाइंड करना है, परसेंटेज ओवरशूट, टी एस एंड टी आर। तो सबसे पहले तो आप ओमेगा एन फाइंड करेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी फाइंड करेंगे और जीटा फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये जो 15 एस है ये 2 जीटा ओमेगा एन के इक्वल है। अगर आप कंपेयर करेंगे ना उस इक्वेशन से जो हमने जीटा और ओमेगा एन के फॉर्म में निकाली थी, और ये 100 जो है ये ओमेगा एन स्क्वायर है, ये क्या है ओमेगा एन स्क्वायर। तो ओमेगा एन फिर क्या होगा, 100 का अंडर रूट वो क्या हो जाएगा 10। ये देखें जीटा क्या निकला है 10। ओ ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जीटा जो होता है वो निकला है 10। वो कैसे है कि 15 जो एस का जो कोफिशिएंट है वो 15 है, वो असल में किसके इक्वल होता है 15 इज इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा एन। तो वहां से ओमेगा एन जब 10 निकला है वो 15 के इक्वल है, तो जीटा आ गया 15 10/, 2 जीटा ओमेगा एन किसके इक्वल हो गया 15। 15/20 का आंसर क्या आता है 0.75, ये आ जाएगा, ठीक है। तो जीटा एन ओमेगा एन भी आपने निकाल लिया। परसेंटेज ओवरशूट का फार्मूला गिवन है, तो उसमें हमें जीटा ही चाहिए, तो वो जीटा पुट करके आप ओवरशूट भी निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा ना ये वाला, क्लियर है ये चीज? यस सर। सिमिलरली ये देखें पोल जीरो ग्राफ बनाया हुआ है अब जीटा और ओमेगा की फॉर्म में। पहले तो यहाँ पे आपको पता है ये वही है, एक तरफ रियल एक्सिस है और एक तरफ क्या है इमेजिनरी एक्सिस है। तो यहाँ पे पहले हमें पता था कि ये पोल हैं दो, ये ये पोल जो हैं ये कम्प्लेक्स पोल्स हैं, इनका एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट को हम ओमेगा डी कहते थे और रियल पार्ट को हम सिग्मा डी कहते थे। और सिग्मा असल में क्या था, डिके एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी थी, और ओमेगा डी क्या थी डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब आपने वो तब था जब आपने जो सेकंड ऑर्डर जो आपका ट्रांसफर फंक्शन था वो जीटा और ओमेगा इनकी फॉर्म में नहीं था, बल्कि उसकी फॉर्म थी बी ओवर एस के प्लस ए एस
प्लस बी, इस ये फॉर्म थी। और जब जीटा मैगन में थी तो फिर रूट्स ये निकली थी आपकी, जो पोल्स निकले थे वो निकले थे प्लस माइनस जीटा मेगा एन प्लस माइनस अंडर रूट ये वाली। ये मैं आपको चलो दिखा देता हूँ कि जब आपका हमने बना लिया था जीटा की फॉर्म में, ये देखिए ये था पहले जनरल फॉर्म। इसमें जो है जो आपके जो पोल्स निकलेंगे वो होंगे माइनस जीटा माइनस सिग्मा सिग्मा बी सिग्मा डी प्लस माइनस जे ओमेगा डी। लेकिन जब इसमें जीटा की फॉर्म में इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर लें तो इसके पोल्स क्या निकलते हैं, ये वाले। ये देखिए माइनस जीटा ओमेगा एन रियल पार्ट है, प्लस माइनस ओमेगा एन ये। तो इसको जब उसको अगर आप प्लॉट में ग्राफ में प्लॉट करेंगे पोल जीरो के तो वो ये बन जाएगा। तो ये सिर्फ ना ऐसे मैथमेटिकल लगता है, लेकिन ये अगर आराम से आप टाइम देके करें तो ये जस्ट कुछ भी नहीं है, चीज़ें बड़ी इजीली निकलती जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमने लिख दिया उस तरह। तो ये देखिए उसने ये पोल है ना, अब पोल का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मैं ज्ञान लिखा हुआ है ये वाला, ये देखें नजर आ रहा है ये यस सर। नेचुरल फ्रीक्वेंसी है पोल का ओरिजिन से डिस्टेंस। लेकिन अगर ये पोल इस एक्सिस के ऊपर ही होता, उसमें कोई रियल पार्ट ना होता, तो फिर ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये आपका होता है ओमेगा एन, ठीक है। और ओमेगा एन उस वक्त ओमेगा डी के इक्वल होता है, ठीक है। ओमेगा डी क्या है, ओमेगा डी क्या है कि ओरिजिन से वो डिस्टेंस जहाँ पे पोल से परपेंडिकुलर रहे जे ओमेगा एक्सिस के ऊपर, वो ओमेगा डी होता है। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, पोल का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो जीटा अगर ये एंगल थीटा बना हुआ है, इसका कॉज लें, कॉज क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस इसकी क्या है जीटा माइनस जीटा मेगा एन, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या है इसका मेगा एन। तो ये देखें ये कॉस थीटा जीटा के इक्वल है। क्यों जीटा, तो हमने कहा था कि वो तो होता है कि सर एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो बेस जो है वो क्या है, वो रियल कंपोनेंट है ना पोल का, ओमेगा डी जीटा माइनस जीटा मेगा एन क्या है, रियल कंपोनेंट ऑफ द पोल। तो रियल कंपोनेंट ही तो एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी होती है। और हाइपोटेन्यूज ये ओमेगा एन ये तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो क्या वो जीटा की डेफिनेशन पूरी नहीं होगी, जीटा कॉस थीटा के इक्वल आ गया ना फिर। कॉस थीटा क्या होता है बेस ओवर यानी रियल कंपोनेंट ऑफ द पोल, और हाइपोटेन्यूज क्या है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बेस बेस माइनस जीटा ओमेगा एन है। और इसे एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। और ओमेगा एन जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय नेचुरल फ्रीक्वेंसी ही जीटा होती है। तो ये इस इक्वेशन से cos थीटा लें तो वो जीटा के इक्वल है, और वो ये दोनों की रेशो ही है। So TP now comparing equation 4.34 and 4.24, TP is equal to pi over, ये हमें ये तो हमने TP अभी निकाला हुआ था पीछे, और उसको कंपेयर कर रहा है 4.34 से 34 से, तो वहां से पाई तो पाई हो गया। ये सारी चीज किसके इक्वल है, ओमेगा डी के इक्वल, ठीक है। और सेटलिंग टाइम उसी तरह 4 ओवर जीटा मैगन था, और जीटा मैगन आपको पता है ओमेगा सिग्मा डी के इक्वल है। तो यहाँ वहाँ पे आपने सिग्मा डी रखा, where omega d is the imaginary part of the pole and is called the damp frequency of oscillation, and sigma d is the magnitude of the real part of the pole and is called the exponential decay damping frequency. सर ये ग्राफ में ये जीटा एन हमने जीटा मेगा एन जो है हम्म ये सर कैसे निकाला ये हमने मतलब ये पाइथन। जो ये इक्वेशन जो बन गई थी ना जी, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, चलो इस पे गौर करना अब। ये है हमारी ट्रांसफर फंक्शन इक्वेशन सेकंड ऑर्डर सिस्टम की, जिसमें दो पोल्स हैं और जीरो कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया। इसके जो दो पोल बनेंगे उनकी जो रूट्स हैं, इसकी इसमें एस की रूट्स निकालें तो वो कुछ निकलेंगी, सारी बात है आपको वो निकाल लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है।
तो जो रूट्स निकलेंगी वो इसमें कम्प्लेक्स निकलेंगी। जाहिर बात है इसमें आगे आपको पता है फॉर्म थी डिफरेंट, वो आपने पीछे पढ़ी थी। रिस्पांस कितनी टाइप का हो सकता है, क्रिटिकल डैम्प्ड है, ओवर डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है, ठीक है, और अनडैम्प्ड है। 4 तरह के रिस्पांस है और यस वो सर। इन बी और ए की वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। यस सर। और जब हमने निकालना था अनडैम्प्ड रिस्पांस तो इसको ए को 0 रखना पड़ा था। तो वहाँ से जो है वो जो उसकी रूट्स आई हैं वो प्लस माइनस जे अंडर रूट बी आ गई हैं, और ये जो पोल्स की ये वैल्यूज आई हैं, इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, दोनों इमेजिनरी पार्ट है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ही ये है कि जब कोई, यानी आपके पास डैम्पिंग ये जो ए है इसकी वैल्यू 0 हो, यानी सिस्टम जो है वो नेचुरल उसमें ऑसिलेशन हो। जब आप उसे इनपुट देंगे तो वो उसका रिस्पांस नेचुरल नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, डैम्प्ड रिस्पांस हो जाएगा। तो ये नेचुरल अनडैम्प्ड रिस्पांस जो होता है वो सिस्टम का, उसे हम, और उसकी जो फिर फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी आपके पास जो डैम्पिंग है, डैम्पर जो है उसकी वैल्यू 0 हो, डैम्पिंग 0 हो। वो कैसे होती है, आरएलसी सर्किट में आर को 0 कर दें तो जो ऑसिलेशंस होंगी वो कौन सी होंगी, अनडैम्प्ड ही होंगी ना। तो कैपेसिटर इंडक्टर को चार्ज करेगा, इंडक्टर कैपेसिटर को चार्ज करेगा, इस तरह जो एनर्जी ऑसिलेट होती रहेगी इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों में। तो उस उन दोनों में डैम्पर के तौर पे जो चीज एक्ट कर रही थी वो रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस को 0 कर दिया, ठीक है। इसी तरह और भी चीजें हैं जो मैकेनिकल सिस्टम में भी डैम्पिंग के तौर पे एक्ट करती हैं, ठीक है। ये जो आप शॉक देखा है आपने कभी गाड़ी का, ये बाइक का शॉक होता है, शॉक यस अब्जॉर्बर, सर। इसमें डैम्पर के तौर पे क्या चीज यूज हो रही होती है। सर वो स्प्रिंग और फ्लूइड उसमें। हाँ बिल्कुल। तो अगर वो लेट से कोई डैम्पर नहीं है तो स्प्रिंग जब कंप्रेस होगा और फिर वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा तो इस तरह वो तो ऑसिलेट नहीं करता रहेगा विदाउट एनी डैम्पिंग, ठीक है। एक स्प्रिंग को आप कंप्रेस करें और उसे फिर रिलीज करें, तो अगर कोई डैम्पिंग नहीं है तो वो स्प्रिंग जो है वो ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह इसे इससे हमने मेगा एन देखना था वो किसके इक्वल है, तो वो मेगा एन स्केयर जो है वो बी के इक्वल आ गया। तो वहां से जब आपने, हमें पता चल गया ये जनरल फॉर्म थी, इसमें अब बी की जगह हम ओमेगा एन स्क्वायर रख देंगे। और फिर हमने जीटा की डेफिनेशन भी कर दी, एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी जो है वो सिग्मा डी होता है, यानी सिग्मा डी को अगर ड्रॉप कर दें, और ओमेगा एन है। और ये हमने देखा कि ये जो रियल पार्ट है इस इक्वेशन में, अगर रूट्स का रियल पार्ट निकालें तो वो a/2 आता है। वो क्या आता है, ए बाई a/2। टू। तो यहाँ से हमने a निकाल लिया था, तो जीटा ओमेगा एन, फिर इस इक्वेशन में सारी वैल्यू वापस पुट करी तो ये जी एफ एस रिप्रेजेंट हो गया था मैगन और जीटा की टर्म्स में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसकी जो यस सर। रूट्स है ना अब वो ये हैं, ये वाली रूट्स। तो ये ठीक। इमेजिनरी पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है, जीटा मैगन रियल पार्ट है। तो उसको इस तरह प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक। जी सर। ये पढ़े ना आप तो फिर चीजें समझ आएंगी, ऐसे थोड़ी आ जानी है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि इजी है, पढ़ेंगे तो हो जाएगा ये काम सारा, कोई मुश्किल नहीं है। तो वहां से हम चल रहे थे। तो अब उसी तरह हमने देखना है कि ये 3 ग्राफ देखने हैं कि क्या फर्क पड़ता है। अगर आप ये देखें, ये 3 तरह के पोल्स हैं, पोल पेयर है ना ये। पोल्स में अगर आप ये जो पोल पेयर 1 वाला है, फिर 2 वाला है, 3 वाला ही है, तो तीनों कम्प्लेक्स पोल्स हैं, तीनों पोल पेयर हैं। लेकिन फर्क क्या है इसमें, क्या किस तरफ, इस तरफ आप क्या चीज इंक्रीज कर रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन रियल पार्ट क्या रह रहा है, सेम रह सेम। रहा है। तो रिस्पांस पे क्या फर्क पड़ रहा है, देखें 1 का रिस्पांस ये वाला है, 2 की कर्व ये वाली है, 3 की कर्व ये वाली, तो क्या चीज इंक्रीज हो रही है, देखिए अगर 1 पीक वैल्यू नहीं इंक्रीज हो रही, यस 1 सर। की पीक वैल्यू यहाँ पे है, 2 की पीक वैल्यू यहाँ पे है, 3 की पीक वैल्यू यहाँ पे है। तो इट मीन्स अगर आप
आपके पास सिस्टम है सेकंड ऑर्डर और आप पोल्स का रियल पार्ट कांस्टेंट रख रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट जो है उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको बढ़ा रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है सिस्टम के रिस्पांस पे? पीक टाइम इंक्रीज हो जाता है। पीक वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, पीक वैल्यू, और पीक टाइम डिक्रीज हो रहा है। ये देखना सिस्टम 1 पीक टाइम यहाँ पे आ रहा है, ये देख अब पीक टाइम कम हो रहा है, पीक वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देख ये जो थर्ड नंबर पे पोल पेयर है उस वक्त ये पीक वैल्यू, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो पीक टाइम थोड़ा सा, 2 पे ये पीक वैल्यू, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो पीक टाइम कम है, 3 पे ये है। तो अगर आप रियल पार्ट को कांस्टेंट रखते हैं, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू को बढ़ाते हैं एक कम्प्लेक्स पोल पेयर में, तो क्या होगा, पीक वैल्यू बढ़ जाएगी और पीक टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा देख लें आप, दूसरे में अब आप क्या कर रहे हैं, रियल पार्ट इंक्रीज कर रहे हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट, और इमेजिनरी पार्ट क्या किया हुआ है आपने, कांस्टेंट। तो उस केस में क्या हो रहा है, देखें जरा। फिर पीक वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और सेटलिंग टाइम में पीक वैल्यू डिक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी सेम है, और क्या है, सेटलिंग टाइम सर सेटलिंग टाइम सेकंड में थोड़ा सा कम हो गया, जल्दी सेटल डाउन हो गया, और पहले वाला क्या है, थोड़ा सा लेट सेटल होता है। ठीक है, लेकिन ना इसका सेटलिंग टाइम तकरीबन यहाँ से शुरू हो गया, इधर करके नहीं हो गया ये सेटल, और यस ये जो है ये तकरीबन यहाँ पे करके सेटल हो रहा है, ये ऑसिलेशंस आ रही हैं। ठीक है, 1 में। तो जो जो आप टुवर्ड रियल पार्ट बढ़ाते हैं तो सेल्टिंग सिस्टम जो है वो जल्दी कहाँ पे चला जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, उसका सेटलिंग टाइम कम हो जाता है, और उसकी पीक वैल्यू भी थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पीक टाइम सेम है, बहरहाल दोनों की पीक एक ही टाइम पे आ रही है, सेटिंग टाइम चेंज हो। सिमिलरली ये है, इसमें अब दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं। रियल पार्ट अगर इस तरह आप इंक्रीज करें तो रियल पार्ट भी आप बढ़ा रहे हैं, और इमेजिनरी पार्ट भी आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जिस रेशो से आप रियल पार्ट बढ़ाते हैं उसी रेशो से इमेजिनरी पार्ट बढ़ रहा है तो पीक फिर चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगर दोनों एक जो पोल है उसके दोनों कंपोनेंट्स जो है वो आप चेंज कर रहे हैं दोनों को, ठीक है, और सेम रेशो से आप चेंज कर रहे हैं, तो उसमें फिर पीक टाइम जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क सिर्फ पड़ रहा है सेटलिंग टाइम के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इसी तरह ये एग्जांपल आ रही है हमारे पास, गिवन द पोल प्लॉट, ये गिवन है आपके पास, फाइंड जीटा मेगा एंड टीपी परसेंटेज ओवरशूट एंड सेटलिंग टाइम। तो ये दो पोल, एक पोल यहाँ पे है, एक पोल ये है, ये कम्प्लेक्स पोल्स है। इसका जो रियल कंपोनेंट होगा वो मेगा डी होगा, जो कि जीटा मेगा एन के इक्वल होता है, और जीरो से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है पोल तक वो ओमेगा एन होता है, और ये जो इसका इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो ओमेगा डी होगा। ठीक है, और वो गिवन है J7, ओमेगा डी किसके इक्वल है, J7 के, और सिग्मा डी किसके इक्वल है, -3 के। तो आपको पता है वो जो टाइम था हमारे पास पीक टाइम वो किसके इक्वल था, पाई ओमेगा डी के इक्वल, या पाई, अगर ओमेगा एन के फॉर्म में लिखें तो पाई ओवर ये जो फार्मूला था जो निकाला था हमने, ये देखें पीक टाइम, ये फार्मूला निकाला था। ठीक है, और ये सारे का सारा नीचे वाला ओमेगा डी होता है। तो अगर जीटा ओमेगा एन पता है तो ठीक है, वरना आप फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे जो उसने लगाया हुआ है, पाई और ओमेगा डी। तो पाई ओवर ओमेगा डी 7 है, तो 7 आपने वैल्यू रख दी, तो 0.449 आ गया। आप कहेंगे जे नहीं लिखा साथ, ठीक है, ओमेगा डी लिखा, जे ओमेगा डी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 वैल्यू आएगी। फिर परसेंटेज ओवरशूट का फॉर्मूला ये था, ये आप याद कर लें। इसमें जीटा हमें चाहिए, जीटा कहाँ से आएगा, कॉस थीटा के इक्वल होता है ना, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज।
तो हाइपोटेन्यूज पहले आप निकालेंगे, ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 7 है, 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे तो ये ओमेगा एन भी आ जाएगा, वो भी हमें चाहिए था। और ओमेगा एन जब आ गया तो वहाँ से कॉस थीटा लेंगे बेस, यानी -3 ओवर ओमेगा एन क्या है 7.61, तो वो आपके पास जीटा भी आ जाएगा। और जीटा को फिर आप इसमें पुट करिए, देखना ये निकला भी हुआ है, जीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और वो आपने लिख दिया। ये एंगल थीटा है, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस की लेंथ 3 है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है वो 7.616 है, तो ये यहाँ से आपके पास आ गया, ये 0.394 आएगा। करके देख लो इसको। जाग रहे हैं ना आप लोग या सो गए हैं भाई? जी जी सर। जाग रहे हैं सर। तो जीटा निकलेगा, वो निकला है 0.394, सिंपल है कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस है 3 लेंथ है उसकी, हाइपोटेन्यूज की निकली है 7.61, कॉज ऑफ 3 ओवर 7.616, ये आप निकालेंगे तो वो 0.394 आ जाएगा। वो फिर आप जीटा होता है कॉस थीटा जीटा के इक्वल है, उसको यहाँ पुट करेंगे तो ये परसेंटेज ओवरशूट पे सेटलिंग टाइम 4 ओवर ओमेगा डी होता है, तो 4/3 करके ये भी निकला है 1.3। सिमिलरली ये एग्जांपल है, इसका सबसे पहले तो ट्रांसफर फंक्शन आपको निकालना, सेकंड चैप्टर में आ गया इंस्पेक्शन फार्मूला से, इंस्पेक्शन मेथड का पता है, इसमें अब एक ही आपके पास जो है 1 डिग्री इक्वेशन मूवमेंट सिंगल डिग्री हो रही है, ठीक है, एक इक्वेशन बनेगी, इसके साथ कितने एलिमेंट अटैच हैं, एक तो ये स्प्रिंग वाला हो गया, फिर ये भी हो गया, फिर इसका इनर्शिया वाला भी हो गया, और यहाँ और भी है कोई, यही बस सर निकाल। मल्टीप्लाई पे थीटा टी कर देंगे हाँ, इक्वल टू तो टी। वहाँ से ये जी एफ एस निकलेगा। अब ये जी एफ एस एस स्केयर प्लस ये जो डी ओवर जे होता है, ये जीटा मेगा एन के इक्वल होता है, 2 जीटा मेगा एन के, तो 2 जीटा मेगा एन डी ओवर जे आ गया, ये जो होता है ये मेगा एन स्केयर के इक्वल होता है, तो अंडर रूट करेंगे तो ये मेगा एन हो जाएगा, कंपेयर कर रहे हैं ना, तो सेटलिंग टाइम क्या हो जाएगा 4 ओवर जीटा मेगा एन होता है, तो सेटलिंग टाइम पहले गिवन था 2 गिवन था, ये देखना बुक में, तो 2 इज इक्वल टू 4 जीटा मेगा एन रख दिया, और यानी जीटा मेगा एन किसके इक्वल आ जाएगा, 2 जीटा मेगा एन 4 के इक्वल आ जाएगा, और वो 2 जीटा मेगा एन डी ओवर जे के इक्वल था, तो डी ओवर जे 4 के इक्वल आ गया। ये क्लियर हो रही है ना चीजें कि नहीं? यस हम्म। तो जो यहाँ से फिर जीटा किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये डी ओवर जे 4 के इक्वल है, जीटा हो जाएगा 4/2 ओमेगा एन, ठीक है, और ओमेगा एन किसके इक्वल है, अंडर रूट के ओवर जे, तो नीचे अंडर रूट के ओवर जे, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा जे ओवर के का अंडर रूट, ठीक है, ये क्लियर है, मतलब मैथमेटिकल चीजें, इसमें कोई मसला ही नहीं, तो यहाँ से जीटा भी निकले और फिर जे ओवर के, तो ये चीजें छोटी छोटी हैं वो आप कर लेंगे, ठीक है। अब हमने जो काम करना है वो एक चीज देखनी है, इसके बाद लेक्चर है आपका, यस सर सर। है। चले यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर यहाँ से आगे कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। ओके सर।